हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी आपके सामने आज फिर से विद्युत स्थितिकी का एक नया टॉपिक कूलाम के नियम का सदिश निरूपण को लेकर आया हूँ। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कूलाम के नियम में कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल का परिमाण और उसकी दिशा को बताता था कूलाम का नियम। ये Q1, Q2 r दूरी पर स्थित थे, बट इनके मध्य लगने वाला बल कितना होता था वो हमें ज्ञात हुआ था कूलाम के नियम से। बेटा, बल होती है एक सदिश राशि और सदिश राशि के लिए परिमाण प्लस दिशा दोनों ही होना आवश्यक है। तो इसलिए हम परिमाण और दिशा जिस राशि में होते हैं वो होते हैं सदिश। तो कूलाम के नियम को हम सदिश रूप में निरूपित करेंगे, अर्थात ये जो बल आया था इसको वेक्टर रूप में हम लिखेंगे और वही हो जाएगा हमारा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। और इस निरूपण को समझने के लिए हमें ध्यान से देखना होगा इन दो अक्षों को। प्यारे बच्चों, देखो एक एक्स अक्ष और ये अपना वाई अक्ष, ये दो अक्ष हैं और यहां पे इनका मूल बिंदु 0 और 0 है। मान के चलो यहां पर कोई बिंदु आवेश Q1 रखा हुआ है और यहां पर एक बिंदु आवेश Q2 रखा हुआ है, जिनकी दूरियां मूल बिंदु से ये और ये, बट मूल बिंदु के सापेक्ष इनकी स्थिति क्या है, ये किस दिशा में है और कितनी दूरी पर स्थित है, इसे बताएंगे हम एक वेक्टर की सहायता से और उसे कहते हैं स्थिति सदिश। सदिश का मतलब बेटे वेक्टर ही होता है, इंग्लिश में सदिश को वेक्टर ही कहते हैं। स्थिति सदिश की सहायता से हमें पता लगेगा कि मूल बिंदु से ये वेक्टर, ये आवेश कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो देखिए, स्थिति सदिश ज्ञात करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बार बार ये वर्ड स्थिति सदिश इस टॉपिक में आएगा। स्थिति सदिश ज्ञात करने के लिए हमें, अगर इस बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना है तो हमें देखना होगा किसके सापेक्ष ज्ञात करना है। मान के चलो इस मूल बिंदु के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि मूल बिंदु से, देखो जिसके सापेक्ष स्थिति सदिश ज्ञात करते हैं उसी से एक रेखा खींच लेते हैं और कहां तक खींचते हैं, जिस बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है। बट वर्ड देखो सदिश, सदिश कैसा होता है, ये इसमें एरो का चिन्ह भी तो होता है, तो याद रखना वो एरो का चिन्ह जिस बिंदु का हमें स्थिति सदिश ज्ञात करना है उसी ओर होना चाहिए। अब ये बन गया हमारा स्थिति सदिश। मान के चलो यहां से यहां तक की दूरी r है, तो हम स्थिति सदिश के रूप में ऐसे लिखेंगे r1 वेक्टर, क्योंकि सदिश पे वेक्टर लगाना कंपलसरी होता है। इसी प्रकार अगर हमें Q2 आवेश, बिंदु Q2 है, इसका स्थिति सदिश ज्ञात करना है, तो बिंदु Q2 का स्थिति सदिश ज्ञात करने के लिए हम, अच्छा किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, मूल बिंदु के, तो मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश ज्ञात करना है, तो मूल बिंदु से ही एक रेखा खींचनी शुरू करेंगे और कहां तक, Q2 आवेश तक, और एक तीर का निशान किसकी ओर लगा देंगे, Q2 आवेश की ओर। तो ये भैया अपने होगा स्थिति सदिश r1 वेक्टर और r2 वेक्टर। इसे हम लिख देंगे कि r1 वेक्टर इज इक्वल टू, r1 वेक्टर क्या है, आवेश Q1 का, आवेश Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश। इसी प्रकार से ये R2, R2 क्या है, R2 स्थिति सदिश है किसका, Q2 का, तो Q2 का किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के, मूल बिंदु के सापेक्ष
स्थिति सदिश। ये हमने दो स्थिति सदिश r1 वेक्टर और r2 वेक्टर को ज्ञात कर लिए हैं। अब ध्यान से देखना, मान के चलो यहां से यहां तक की दूरी, ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तब अगर Q1 आवेश का Q2 के सापेक्ष, ध्यान से समझो क्या कह रहा हूं मैं, Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश ज्ञात करो, तब कैसे होगा, क्योंकि इसके सापेक्ष है तो रेखा यहां से शुरू होगी और Q1 तक जाएगी, क्योंकि Q1 का स्थिति सदिश ज्ञात करना है किसके सापेक्ष, Q2 के। और इसका मान कितना हो जाएगा भैया, देखो R1 का किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष। ये सेम इसी प्रकार अब Q2 का स्थिति सदिश हम याद करेंगे, ये हो जाएगा Q2 का स्थिति सदिश। अच्छा ये किसके सापेक्ष है, ये Q1 के सापेक्ष है, तो ऐसे ये हो जाएगा R2 और 1, ये हमारे स्थिति सदिश हो गए। इन्हें भी हम लिख लेंगे, इसे ऐसे लिख लेंगे कि R, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, R12 वेक्टर इज इक्वल टू Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश और R21 वेक्टर Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश। इस प्रकार से हमने R12 वेक्टर और R21 वेक्टर को भी ज्ञात कर लिया है। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक वेक्टर आपने, क्योंकि क्लास 11th में तो पूरा चैप्टर ही 11th का, क्लास 11th में तो पूरा चैप्टर ही वेक्टर का है। एक वेक्टर और आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, एकांक वेक्टर। ये एकांक वेक्टर क्या होता है बेटा, एकांक वेक्टर वो होता है जिसका परिमाण तो एक होगा, बट इसका काम केवल और केवल दिशा बताना होगा, और कोई काम नहीं होता एकांक वेक्टर का, केवल और केवल दिशा बताना होता है। और एकांक वेक्टर पे हमेशा कैप लगाता है, जैसे मैं लगाऊंगा, देखो ये स्थिति सदिश है, कौन सा है, R12 वेक्टर स्थिति सदिश। इसकी दिशा को जो बताएगा, इसकी दिशा को जो बताएगा वही एकांक वेक्टर होगा। अब देखिए इसकी दिशा, इस स्थिति सदिश की दिशा ऐसे है ना, ऐसे है ना इसकी दिशा, तो हम यहाँ पे एक वेक्टर लिखेंगे R12 कैप। अब ये R12 कैप जो है बेटे, ये दिशा को बता रहा है, किसकी, इस R12 वेक्टर की, इस स्थिति सदिश की, यानी इस स्थिति सदिश की दिशा को बताएगा ये एकांक वेक्टर। सेम इसी प्रकार से एक स्थिति सदिश यहाँ पर भी है, ये R21 वेक्टर, इसकी दिशा को जो बताएगा R21 कैप, ये है इसके स्थिति सदिश। तो थोड़ा ध्यान से समझना इस चित्र को, बुक में तो और थोड़ा हर तरीके से दे रखा है, मैं बहुत ही सिंपल वे से, अगर ये समझ गए तो फिर इसमें कुछ रहा भी नहीं, फिर आसान है, सिंपल है सब। हमने स्थिति सदिश ज्ञात कर लिए, एकांक वेक्टर ज्ञात कर लिए। मेरे बच्चों ध्यान से समझ लो, एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, ये मान के चलो नेचर में, प्रकृति में दोनों ही धनात्मक है, धनात्मक मानो या दोनों ऋणात्मक मानो। देखिए अगर ये दोनों पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हुआ तो इसके कारण इस पर एक बल लगेगा, देखो इस आवेश के कारण इस पर एक बल लगेगा, कल कूलाम के नियम में पढ़ा था। और उस बल की जो दिशा होगी, क्योंकि इनके बीच में अगर ये भी प्लस हो ये भी प्लस हो, प्रतिकर्षण बल होंगे, प्रतिकर्षण बल होंगे, तो इस पर प्रतिकर्षण बल लगने के बाद ये इसकी ओर तो अट्रैक्ट नहीं होना, इसकी ओर तो आकर्षित नहीं होना, इससे दूर जाएगा। तो इसकी दिशा कैसे होगी बेटे, इस बल की दिशा इस Q12 पर लगने वाले बल की दिशा ये होगी, इस दिशा में ये दिशा होगी, किसकी, बल की दिशा, किस पर, जो Q2 पर लगा, यानी हम ये कहेंगे F2 2 पर लगा, किसके कारण लगा, इस बल के कारण, और इसकी दिशा
ये है मेरे बच्चों। इस Q2 आवेश के कारण Q1 पर भी तो एक बल लगेगा और प्रतिकर्षण बल होगा। प्रतिकर्षण बल होगा तो इससे दूर जाएगा और उसकी दिशा कैसे होगी, ये इसकी दिशा ये होगी। ये किसकी दिशा है, बल की दिशा। किस पे लगा है बल, F1 पे लगा है। किसके कारण लगा है, 2 के कारण लगा है, तो F2 की दिशा ये होगी। बस ये है अपना पूरा कंप्लीट चित्र। अगर ये चित्र समझ में आ गया तो हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब कैसे करेंगे हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करने के लिए हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम इस F12 वेक्टर का मान ज्ञात करेंगे। पहले बच्चों F12 वेक्टर, इसका मान ज्ञात करेंगे। कूलाम के नियम से हमने पढ़ा था, मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन और इनके बीच की दूरी। मान के चलो हम मान रहे हैं कि ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं, r, तो ये हो जाएगा r²। बट अभी तो ये सब जो कुछ हुआ है ये तो परिमाण हुआ है, परिमाण, और हमने यहाँ पर लगाया है वेक्टर, और वेक्टर जब लगा दिया तो परिमाण के साथ साथ दिशा को भी बतानी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल दिशा। देखो F12 वेक्टर यानी इस बल की दिशा किधर है, इस बल की दिशा ध्यान से देखो, इस बल की दिशा ये है, ऐसे ये है ना, इस साइड में। तो हमें एकांक वेक्टर ऐसा देखना होगा जिसकी दिशा इधर ही हो। तो सेम ऐसा एकांक वेक्टर बेटे ये है। क्यों, क्योंकि इसने R12 कैप एकांक वेक्टर है किसका, इस स्थिति सदिश का, और ये जो स्थिति सदिश है इसकी दिशा कैसे है, ये, यानी इस दिशा में जो स्थिति सदिश है उसका एकांक वेक्टर ये है, और हमें बल जो है F12 वेक्टर इसकी दिशा भी इधर है। तो हमें एक ऐसा एकांक वेक्टर देखना होगा जिसकी दिशा भी इस बल की दिशा में हो, और वो कौन सा है, R12 कैप। सेम इसी प्रकार इस F21 वेक्टर इसका मान ज्ञात करेंगे, यानी इस बल का मान ज्ञात करेंगे। बल का मान तो वही होगा कितना, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², क्योंकि दूरी तो इनके बीच की r है। बट अभी तो ये परिमाण ज्ञात हुआ है, इसकी दिशा। अब देखिए इस बल की दिशा को बताने वाला एकांक वेक्टर, वो वेक्टर देखेंगे ऐसा एकांक वेक्टर जिसकी दिशा इस बल की दिशा में हो। इस बल की दिशा इधर है, और एकांक वेक्टर देखिए ये जो स्थिति सदिश था R21, इस स्थिति सदिश की दिशा भी यही थी, और इस स्थिति सदिश का एकांक वेक्टर ये था। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बल की दिशा में जो एकांक वेक्टर है ये है R21 कैप। तो भाई लोगों ये जो आपने प्रोसेस पूरा किया है यही कहलाता है हमारा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। यही है हमारा सदिश निरूपण, अर्थात इसमें परिमाण भी आ गया और इनके अंतर्गत दिशा भी आ गई। हमने दिशा भी बताई और परिमाण भी बताया कूलाम के नियम के अंतर्गत। ये है हमारा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। बट अब इसमें अगर हम थोड़ा सा और ध्यान से देखें, ये जो R12 वेक्टर है इसकी दिशा ऐसे है, R21 वेक्टर इसकी दिशा ऐसे है। आपने क्लास 11th में वेक्टर के चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर एक A वेक्टर ऐसे हो, दूसरा B वेक्टर ऐसे हो, अगर इनकी परिमाण एक समान हो, ध्यान से समझना, अगर A वेक्टर इसकी दिशा ऐसे है, B वेक्टर इसकी दिशा ऐसे है, बट अगर ये परिमाण में एक समान है तो हम क्या कह सकते हैं कि A वेक्टर इज इक्वल टू माइनस B वेक्टर।
ए वेक्टर बी वेक्टर परिमाण में तो एक समान है बट दिशा में ऑपोजिट है, तो हम ये वर्ड यूज करते थे ना। यहाँ पे भी ध्यान से समझो, ये दोनों स्थिति सदिश r12 वेक्टर और r21 वेक्टर परिमाण में तो एक समान है बट दिशा इनकी ऑपोजिट है। इसकी दिशा ऐसे है और ये दिशा ऐसे है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि r21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस r12 वेक्टर। अब इनकी दिशा को बताने वाला स्थिति सदिश कौन सा था, ये और ये, तो हम इसे भी ऐसे लिख सकते हैं कि r21 कैप इज इक्वल टू माइनस r12 कैप। ये हमने एकांक सदिश के मान हमने ज्ञात किए हैं। इस r21 वेक्टर r12 कैप का जो मान हमने ज्ञात करा है ना, ये यहां पर रख देंगे। देखिए कैसे, तब ये मान हो जाएगा f21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं माइनस r12 कैप, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा तो बन जाएगा f21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो माइनस है इसे पहले लिख सकते हैं माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू r12 कैप। अब ध्यान से देखिएगा, ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा और से समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करिएगा। ये वाले पार्ट्स RHS साइड ये और ये बिल्कुल ही आपको सेम नजर आएगा, यहां से देखना। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि f12 वेक्टर इज इक्वल टू f21 वेक्टर बट ये माइनस भी। इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है बेटा जी? इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि दोनों ही आवेशों पर लगने वाले बल यानी f12 वेक्टर और f21 वेक्टर दोनों के परिमाण दोनों के एक समान है, बट यहां पे माइनस चिन्ह बता रहा है कि दिशा विपरीत है। याद करो, ऐसा कुछ हमने क्लास 11th में ही पढ़ा था हाँ, कि सर न्यूटन की गति के तीसरे नियम में पढ़ा था। न्यूटन की गति का तीसरा नियम हमें क्या बताता है कि यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल बट विपरीत दिशा में लगाती है। वो होता था न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो यहां पर भी याद रखना, ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम को फॉलो कर रहे हैं। न्यूटन की गति के तीसरे नियम को फॉलो कर रहे हैं कि इनके परिमाण एक समान है बट दिशा विपरीत है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कूलॉम के नियम के अंतर्गत जो सदिश निरूपण होता है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का भी पालन करता है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिद्ध करो कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। तो भाई साहब आपको ये सब यहां तक करना है। आपको कह देना कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि दोनों आवेशों पर लगने वाले बल का परिमाण एक समान है बट दिशा विपरीत है, जो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। या इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है, बट अगर ऐसा आ जाए कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण करो, सदिश निरूपण का मतलब वो जो आपने बल ज्ञात किया था उसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, तो आपका यही सदिश निरूपण है वास्तव में। तो ये मत समझना सदिश निरूपण, ये तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम को बता रहा है। तो इस प्रकार से हमने कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण इस लेक्चर में
सीख लिया है। और इस वीडियो को देखने के लिए हम आपके आभारी। धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। बट कीमती समय तो आपका नहीं, आपके कैरियर का है। अगर आप लगातार कंसेप्ट दर कंसेप्ट सीखते चले जाओगे, ये समय आज आपके पास है, कल समय लौट करके नहीं आएगा। आज इस समय का सदुपयोग करके आप बहुत कुछ सीख सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी हार्ड नहीं है। बट एक कंसेप्ट के बाद दूसरा कंसेप्ट सीखते चले जाइए, वही सब्जेक्ट आपको आसान लगेगा। और जब किसी भी सब्जेक्ट पर आपकी कमांड होगी तो रियलिटी में आपके कैरियर के रास्ते खुलते चले जाएंगे। रोजगार इंडिया में बहुत है, कैरियर इंडिया में बहुत है, बट वास्तविकता यह है कि टैलेंट की कमी है। वास्तविकता यह है कि अपने सब्जेक्ट पर कमांड की ही कमी है। और कमी का कारण कंसेप्ट क्लियर ना होना। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप फिजिक्स इस लेक्चर के माध्यम से जो सीख रहे हैं उसे कंसेप्ट के साथ कंसेप्ट मिलाते जाइएगा। ऐसा नहीं है, देखिए कहां पे हमने क्लास 11th में वेक्टर पढ़ा था, क्लास 11th में वेक्टर पढ़ा था, कहां क्लास 12th में आज वेक्टर का यूज हो रहा है। अगर क्लास 11th में वेक्टर ना पढ़ते क्या सीख सकते थे इसे? मैं नहीं कहता सीख सकते हो। यही तो कहता हूं कि कंसेप्ट के बाद कंसेप्ट, एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट को पकड़ता है फिजिक्स में। क्लास 11th का वेक्टर वाला चैप्टर क्लास 12th में कूलॉम के नियम के सदिश निरूपण में प्रयोग हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप हर कंसेप्ट को, एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट से जोड़कर सीख लेंगे। धन्यवाद आपका।